स्टीव रॉजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, जहां उसका काम सिर्फ इतना था कि उसे स्टोन्स को उनकी जगह पर रखकर बिना एक पत्ता हिलाए प्रेजेंट में वापस आ जाना था, ताकि पास्ट चेंज ना हो। ना उसे किसी से मिलना था, ना बात करनी थी। स्टिल अपने लालच में वो ना सिर्फ पैगी से मिला बल्कि उसके साथ रुका, सालों बिताए। उसके बाद स्टीव और पैगी की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, जिसकी वजह से पैगी जो शील्ड में हावर्ड स्टार्क के साथ काम करती थी, उसने शील्ड से रिजाइन कर दिया ताकि वो अपने किड्स और स्टीव के साथ टाइम स्पेंड कर सके और दुनिया से स्टीव को छिपा सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दुनिया ये जाने कि ये स्टीव टाइम ट्रैवल करके आया है और जिंदा है। वो चाहती थी कि दुनिया कैप को मरा हुआ या खोया हुआ ही समझे, क्योंकि उस टाइम जब कैप्टन बर्फ में दफन हो गया था तब दुनिया उसे मरा हुआ ही समझ रही थी। लेकिन क्योंकि पैगी ने शील्ड छोड़ दी, इस वजह से हावर्ड स्टार्क अकेला पड़ गया। हावर्ड को पूरी शील्ड का काम संभालना पड़ा और हाइड्रा ने आसानी से शील्ड में घुसपैठ कर दी, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए पैगी वहां थी ही नहीं। अब हाइड्रा ने पहले तो हावर्ड और मारिया स्टार्क को मरवा दिया और फिर शील्ड में घुसकर उस पर कब्जा करके उसे करप्ट कर दिया। लेकिन हावर्ड और मारिया का एक बेटा भी था जो बहुत छोटा था उस टाइम। उन दोनों के जाने के बाद उनके उस बेटे को वर्नर और सिंथिया वॉन डूम ने अडॉप्ट कर लिया, जो लात्वेरिया से आते थे, और उसका नाम स्टार्क से बदलकर वॉन डूम कर दिया, विक्टर वॉन डूम, ताकि हाइड्रा कभी उस बच्चे की असली पहचान का पता लगाकर उसे भी न मार दे। वो बच्चा लात्वेरिया में ही पला बढ़ा और उसके बड़े होते होते स्टीव रॉजर्स जो टाइम ट्रैवल करके गया था वो बुढ़ा हो गया और वापस से एंड गेम वाली 616 की मेन टाइमलाइन में शील्ड लेकर आ गया। पैगी ने वो शील्ड उसे शील्ड से लाकर दी थी, हावर्ड स्टार्क से लाकर दी थी, और वही शील्ड कैप्टन ने सैम को दी और कहा आलू खाओगे। तो स्टीव तो 616 की मेन टाइमलाइन में वापस आ गया, लेकिन वहां उस अल्टरनेट टाइमलाइन में जिसे छोड़कर स्टीव आया था उसमें विक्टर वॉन डूम अब बड़ा हो चुका है। उसने अपने पेरेंट्स से साइंस और मैजिक सीखा है और उसे मास्टर कर लिया है। अब वो यूएस में रहकर अपनी कॉलेज स्टडीज कर रहा है। उसके पेरेंट्स लात्वेरिया में ही रहते हैं। विक्टर को वर्नर और सिंथिया ने ये ऑलरेडी बता रखा है कि वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मर चुके हैं। अपने कॉलेज डेज में विक्टर साइंस और मैजिक के ब्लेंड से एक ऐसी मशीन बनाने पर काम कर रहा है जिससे डायमेंशंस और रियलिटी को क्रैक किया जा सके और अल्टरनेट रियलिटीज एंड टाइम में कहीं भी झांका जा सके। कॉलेज में उसका बेस्ट फ्रेंड है रीड रिचर्ड्स, ये वाला नहीं, एक दूसरा ही रीड, वही रीड जिसकी शिप हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखी थी। यानी एक और रीड रिचर्ड्स उस टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट करता है और डूम्सडे में हमें काउंसिल ऑफ रीड्स जरूर से देखने मिलेंगे। वो मशीन बनाते टाइम एक एक्सीडेंट होता है जिसके चलते विक्टर का पूरा फेस स्कार्ड और बर्बाद हो जाता है और वो अपने चेहरे से ही नफरत करने लगता है। लेकिन फिर भी वो मशीन पर काम जारी रखता है और रीड से मदद मांगता है। रीड उसे पहले तो समझाता है कि ऐसी मशीन बनाने से खुद रियलिटी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन जब विक्टर नहीं समझता तो रीड उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद विक्टर रीड से बेतहाशा नफरत करने लग जाता है और सोचता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे जीनियस माइंड से जेलसी के चलते अब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जिस वक्त मुझे उसकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसने मुझे तभी छोड़ा। इधर विक्टर अपने कॉलेज में अपनी लाइफ के टूटे हुए टुकड़े जोड़ रहा था। उधर हाइड्रा आखिरकार ये पता लगा ही लेता है कि हावर्ड और मारिया के बेटे को किसने अडॉप्ट किया था, और पता लगाने के बाद वो अपने आदमी लात्वेरिया भेजकर वर्नर और सिंथिया वॉन डूम को भी मरवा देता है। यानी विक्टर दूसरी बार अपने पेरेंट्स को खो बैठता है। इधर रीड का धोखा और उधर फिर से अपने दूसरे पेरेंट्स को खोना, ये सब कुछ विक्टर को ब्रेक कर देता है, उसे तोड़ देता है और गुस्से में वो खुद से वादा करता है कि उसके साथ जिसने भी गलत किया है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो बहुत दर्द में है। वो लात्वेरिया वापस जाता है। वहां वो टोनी की ही तरह मेहनत करके अपने लिए एक आर्मर और मास्क बनाता है अपना चेहरा और दर्द छिपाने के लिए। वो परेशान है लेकिन फोकस्ड भी है। आर्मर बनाने के बाद अब वो बन चुका है डॉक्टर डूम। हाइड्रा को पता चलता है कि हावर्ड का बेटा लात्वेरिया वापस आया है। वो उसे मारने के लिए फिर से और आदमी भेजते हैं, लेकिन वो आदमी देखते हैं कि विक्टर तो बड़े आराम से वहां पर बैठा है, भागने या बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद उन्हीं का इंतजार कर रहा था। डूम खड़ा हो जाता है, वो उन आदमियों की तरफ आगे आता है और एक झटके में उन सबको मार देता है। हाइड्रा और भी टीम्स भेजता है बट डूम के आगे वो सब कुछ नहीं थे, सब के सब मारे जाते हैं। इधर लात्वेरिया में लोग डरे हुए हैं क्योंकि आए दिन हाइड्रा के आदमी वहां डूम को मारने के चक्कर में लात्वेरिया के आम लोगों पर जुल्म करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली डूम उन सभी को मार देता है
डूम अपने लोगों से एक दिन वादा करता है कि अब वो लातवेरिया को संभालेगा और वहाँ के लोगों की हिफाजत भी करेगा, उन्हें बचाएगा। लोग भी जब ये देखते हैं कि विक्टर उनके लिए इतना कुछ कर ही रहा है तो वो भी उसे बहुत मानने लग जाते हैं। इस तरह से डूम लातवेरिया का रूलर बन जाता है और जितने भी असैसिन्स उसे मारने आते हैं सबको वो आसानी से खुद मार देता है। वो दुनिया के किसी भी और देश के साथ बातचीत नहीं रखना चाहता। लातवेरिया के लोग उसे अपना प्रोटेक्टर मानने लग जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच डूम अपना मेन मिशन अभी भी भूला नहीं था, जो था उन सबको सजा देना जो उसकी लाइफ की ट्रेजेडीज के लिए जिम्मेदार थे, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन असली जिम्मेदार कौन था उसकी इस हालत के लिए, ये डूम नहीं समझ पाया था, कम से कम अभी तक तो नहीं। डूम अपने कैसल में टेक और सॉर्सरी सीखता रहता है और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाता चला जाता है और आखिर में वो एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो ही जाता है जिससे अल्टरनेट यूनिवर्सेस में जाया जा सके और टाइम ट्रैवल भी किया जा सके। वो उस मशीन का यूज करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसकी लाइफ में ये सब जो गलत इवेंट्स हो रहे हैं इसकी जड़ क्या है, ये सब कहां से शुरू हुए। इसके लिए वो जाता है पास्ट में और उसे पता चलता है कि एक दिन हावर्ड स्टार्क जब काम कर रहा था तो पैगी अचानक से उसके ऑफिस में आई और आउट ऑफ नोवेयर उसने शील्ड में काम करने से मना ही कर दिया, रिजाइन देने की बात करने लगी। हावर्ड के लाख वजह पूछने के बावजूद भी पैगी बस बहाने बनाती रही और वहां से जाने लगी। जाने से पहले वो हावर्ड से ये कहकर कैप्टन की शील्ड मांग लेती है कि वो शील्ड उसे एक यादगार के तौर पर चाहिए, क्योंकि तब कैप्टन बर्फ में दफन था और 616 वाला कैप्टन पैगी के घर में छिपा हुआ था, जिसके लिए वो ये शील्ड लेकर जा रही थी। हावर्ड के ऑफिस में भी कैप्टन की एक फोटो लगी हुई थी जिसे देखकर पैगी और हावर्ड आपस में बातें करते हैं। हावर्ड कहता है कि उसे कैप्टन के मरने का बहुत दुख है और वो पैगी का रिजाइन एक्सेप्ट कर लेता है। सारी बातें डूम वहीं सुन रहा था और उसे पैगी पर शक तो था ही, इसीलिए डूम पैगी का पीछा करता है और उसके घर तक पीछे पीछे जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि कैप्टन तो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो छिप क्यों रहा है, पैगी उसे क्यों छिपाना चाहती है। डूम वहां पर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वहां भी वो छिपकर पैगी और स्टीव की सारी बातें सुनता है। स्टीव पैगी को टाइम ट्रैवल और बाकी सारी कहानी बताता है कि कैसे वो यहाँ आया और 616 में कैसे क्या हुआ, और डूम ये सारी बातें सुन लेता है और तब जाकर उसे सारी की सारी कहानी समझ में आ जाती है कि ये उसकी टाइमलाइन का, उसके यूनिवर्स का कैप्टन है ही नहीं। उसकी रियलिटी का कैप्टन तो प्लेन क्रैश में ही लापता हो गया या मारा गया। ये कैप्टन 616 नाम की एक दूसरी ही रियलिटी से आया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज जल्दी से क्लियर कर दूं कि ये जो यूनिवर्स है जिसमें स्टीव ट्रैवल करके आया है, ये था तो 616 का पास्ट ही, क्योंकि स्टीव मल्टीवर्सल ट्रैवल करके दूसरे यूनिवर्स में नहीं गया था बल्कि टाइम ट्रैवल करके सिंपली पास्ट में गया था। बट जब पास्ट में जाकर वहां कोई रहने लगता है तो जाहिर है फिर उस पास्ट के इवेंट्स भी बदल जाते हैं। यानी पहले 616 के उस पास्ट में पैगी कभी स्टीव से मिली ही नहीं थी, क्योंकि उस पास्ट का कैप्टन बर्फ में दफन हो गया था। बट बाद में जब स्टीव पैगी के साथ रहने लगा तो वो पास्ट पूरी तरह से बदल गया। अब वो 616 का पास्ट नहीं रहा बल्कि एक अलग ही टाइमलाइन की ब्रांच बन गई और ये ब्रांच आगे बढ़ती जाती है और इसमें जितने भी डिसीजंस ऐसे ही अलग अलग लिए जाएंगे ये उतना ही और बढ़ती जाएगी, इसकी और भी ब्रांचेस बनेंगी और आगे चलकर अल्टीमेटली ये एक अलग ही अल्टरनेट रियलिटी बन जाएगी। यानी 616 अलग और ये वाली रियलिटी जिसमें स्टीव और पैगी साथ थे, आगे चलकर ये अलग। अब इस पॉइंट पर डूम सब कुछ जान चुका है और समझ गया है कि इन सारे इवेंट्स की शुरुआत हुई है स्टीव के पास्ट में आने से और पैगी के साथ रुकने से। एवेंजर्स को भी इसके लिए वो जिम्मेदार मानता है, हालांकि इस पॉइंट पर वो नहीं जानता कि एवेंजर्स कौन है। ना स्टीव पास्ट में आता और आता भी तो पैगी के साथ ना रुकता, ना पैगी रिजाइन करती, ना हावर्ड अकेला पड़ता और ना ही हावर्ड और मारिया हाइड्रा के हाथों मारे जाते और ना ही वर्नर और सिंथिया उसे कभी अडॉप्ट करते और बाद में ना ही वो मारे जाते। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है ये शुरू हुई थी कैप्टन के पास्ट में आने से और उसके पैगी के साथ रुकने से। ये सब फिगर आउट करने के बाद डूम कैप पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वो रुक सा जाता है। कोई बहुत बड़ी बात उसके दिमाग में अचानक से चलने लगती है। वो अपने कदम वापस पीछे खींचता है और वहां से चला जाता है। इधर सारी रियलिटीज और टाइम से परे लोकी अपने थ्रोन पर बैठा ये सब कुछ देख रहा है और समझ जाता है कि डूम अब आगे क्या करने वाला है। वो अपने मैजिक से कांटेक्ट करता है सिल्वी को और बोलता है कि उसे उसकी जरूरत है, साथ में मोबियस की भी। पूरी टीवीए में हलचल मच जाती है। इधर रेमेटूट, सेंचुरियन और इमोर्टस ये बैठकर काउंसिल ऑफ कैंग्स जो कि इकट्ठा हुए हैं उन्हें एड्रेस करने वाले हैं। सेंचुरियन कैंग वेरिएंट से चिल्लाकर पूछता है कि क्या कोई वेरिएंट अभी
भी बचा है जो इस काउंसिल में मौजूद ना हो? काउंसिल ऑफ कैंग्स की तरफ से जवाब आता है नहीं। इमॉर्टस कहता है शुरू करते हैं। सो गाइज, ये था पार्ट 1। अब आगे वीडियो बनाऊंगा तो और भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसे मैंने सोचा 2 पार्ट्स में कवर कर लेते हैं। अब देखो, है तो ये एक थ्योरी, बट अल्टीमेटली इसमें मैंने काफ़ी सारे डॉट्स जोड़ने का ट्राई किया है। लाइक ये न्यू फैंटास्टिक फोर शिप किसकी है, डूम, कैप्टन और पैगी एक ही सीन में आखिरकार क्या कर रहे हैं, जिसकी अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि डूम्सडे में एक सीन शूट किया गया डूम्सडे के लिए, जिसमें लोकी, कैप्टन, पैगी और डूम एक साथ शामिल है। उसके अलावा इस थ्योरी में डूम की फुल ऑन बैक स्टोरी को भी कवर करने की कोशिश की गई है और क्यों वो टोनी स्टार्क जैसा ही दिखता है, ये सारे डॉट्स इसमें कनेक्टेड हैं। सो ओवरऑल है ये एक थ्योरी, बट अल्टीमेटली इफ तुमने इसे एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब, क्योंकि पार्ट 2 भी अभी आना है एंड वो इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।